Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Salman Amin Malik for the course Calculus of Variations. Today we are going to start our 7th lecture. In fact, what we have done in the previous lecture, let me recall you. Previous lecture mein we have considered some example in which we have applied and we are looking for the maximization or minimization of the certain functional. अब उन examples में हमने जो Cartesian coordinates थे, we have a function y of x. Our functional depends upon the function y of x, where x is our independent variable. अब एक natural question arises, जो कि आज के lecture का objective भी है. Let me tell you what is the objective of today's lecture, which is the 7th lecture of Calculus of Variation. आज के lecture का objective ये है कि if we change the coordinate system, because you know that there is not only one coordinate system which we call the Cartesian coordinate system. और Cartesian coordinate system में जितनी भी examples so far हमने की हैं वो Cartesian coordinate system में ही हमने consider की थी. हमारा जो y of x होता था वो curve था in xy plane where our x is independent variable and y is our dependent variable. And we are looking for the minimization of the certain functionals. But naturally question arises कि अगर हमने तो calculus में at least you are aware of 3 coordinate systems, which are the Cartesian coordinate system, polar coordinate system जिनको 3-dimensional 2D में polar coordinate system कहते हैं, 3D में cylindrical coordinate system भी कहते हैं, और another coordinate system correspond to 3D 3-dimensional space के अगर किसी भी पॉइंट को आपने यूनिकली रिप्रेजेंट करना हो तो spherical coordinate system भी आप पढ़ते हैं. तो नेचुरल क्वेश्चन अराइज करता है किसी के भी ज़हन में कि यार अगर एक फंक्शनल है विच इज़ गिवन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर उस फंक्शनल को हम ट्रांसफॉर्म कर दें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो euler-lagrange इक्वेशंस रिमेन्स द सेम और नॉट. इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि इस क्वेश्चन को हमने रिगोरसली जो है आंसर करना. इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट लेक्चर में मैंने एट द एंड एक स्लाइड दिखाई थी आपको, उस पर ज़्यादा वर्किंग तो नहीं. मैंने कहा था कि ये नेक्स्ट लेक्चर में 7th लेक्चर के स्टार्ट में वी आर गोइंग टू रिपीट दैट एग्जांपल. इनफैक्ट कंप्लीट भी नहीं की थी, जस्ट स्टार्ट किया था और मैंने आपको आई हैव जस्ट गिवन यू द आइडिया कि किस तरह if a functional is given in some other coordinates, जैसे आज की एग्जांपल जो स्टार्ट करनी है हमने वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपका फंक्शनल है एंड वी आर लुकिंग फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ दैट फंक्शनल. उसको या तो आप ट्रांसफॉर्म कर लें कार्टेशियन में, कुछ प्रॉब्लम्स में मे बी आपका फंक्शनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन से इजीली सॉल्वेबल हो, कुछ कोऑर्डिनेट्स में आपका कुछ फंक्शनल्स के लिए मे बी आपका जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो और सम अदर डिफिकल्टीज हो. सो व्हेन यू ट्रांसफॉर्म टू द spherical coordinates or cylindrical coordinates then the problem becomes easier. अब एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. अगर आपका जो एक्सपेरिमेंट जो भी आप प्रॉब्लम कंसीडर कर रहे हैं फंक्शनल की मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन का, अगर उसकी ज्योमेट्री इस तरह की है कि उसकी सिमेट्रीज हैं or you are considering some cylindrical geometry, then of course Cartesian coordinates में अगर आपको फंक्शनल दिया गया होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल रादर देन कि अगर आप पूरे के पूरे फंक्शनल को ट्रांसफॉर्म कर लें इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो आज का जो लेक्चर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वी विल स्टडी अंडर विच ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं कहता हूं, देखिए 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन है, पोलर है. वी नो दैट कि कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट के दरमियान रिलेशनशिप और पोलर से अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों वी कैन गेट द कोऑर्डिनेट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स. अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो हम उसको कार्टेशियन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो ये जो है ये एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट तक ट्रांसफॉर्मेशन है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर इज whether the euler-lagrange equations are invariant under coordinate transformation. अगर these are invariant का क्या मतलब है? These remains the same.
ठीक है, द मेन आइडिया रिमेन्स द सेम। ऑफ कोर्स x की जगह r आ जाएगा, y की जगह थीटा आ जाएगा इफ वी आर कन्वर्टिंग आवर फंक्शनल फ्रॉम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू द पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हमारी आइलर-लैग्रांज इक्वेशंस का भी कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा कि नहीं? अंडर व्हाट कंडीशंस, किन कंडीशंस के अंडर जो है वो हमारी आइलर-लैग्रांज इक्वेशंस जो है उनका सेम रहेगा, स्ट्रक्चर जो है, आइडिया जो है वो सेम ही रहेगा। ये आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है। सो एज यूजुअल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ सिंपलर एग्जांपल एंड देन वी विल कंसिडर सम आई थिंक ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम जो है उसका भी सॉल्यूशन जो है वो आज के लेक्चर में हम करेंगे। एंड अल्टीमेटली इन द एंड आई विल टेल यू कि भाई I will present a result which states that the invariance of the Euler-Lagrange equations whenever we are going to face or we are going to apply the coordinate transformation from one coordinate to the other coordinate. So let's go to the slide and see what we have in today's lecture. As I told you in today's lecture, today we are having the 7th lecture of Calculus of Variations, and I'm going to start with this example. In fact, the last slide of the previous lecture, the change of variable. The title of that example is the change of variable, because we are going to study the change of variable. Remark in the shortest path problem above, जो कि हमने last lecture में, previous lecture में shortest path, we have to find the shortest path between two given curves. और इसको हमने मॉडल भी किया था और उसका सोल्यूशन भी डिटरमिन किया था। प्लेन में अगर है तो ऑफ कोर्स दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, और ये हमने देखा भी था। वी नोट दैट द फंक्शनल जे वाई फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ डज नॉट डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वो डिपेंड ही नहीं करता था, एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करता। सपोज वी रिक्वायर द एक्सट्रीमल ऑफ दिस फंक्शनल। अब ये एक फंक्शनल है जिसका हमें रिक्वायर्ड है कि हमने एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं वो डिटरमिन करनी है। ऑफ कोर्स ये फंक्शनल जो है इसमें आर में और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। इसका मतलब है वी आर कंसिडरिंग दिस फंक्शनल इनटू आर थीटा which we call the polar coordinates. इनको हम आप everybody is familiar with these, that these are the polar coordinates where r is some function of theta and r prime equals dr over d theta. Exactly analogy अगर आप डेवलप करें, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड वी हैव y फंक्शन ऑफ x, और हमारा फंक्शनल क्या होता था, j ऑफ y। यहाँ पे हमारा r जो है ये थीटा है, तो r फंक्शन है, थीटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, j ऑफ y x हमारा फंक्शनल होता था। अब हमारा फंक्शनल जो है वो ये है। इंट्यूटिवली we can say that the Euler-Lagrange equations, या इस केस में because independent variable सिर्फ एक ही है, we have the Euler-Lagrange equation this one. Simply independent variable से x से हमने replace कर दिया है थीटा को, और r को y को replace किया है r से। लेकिन ये मैं आपको आज के लेक्चर में ये साबित भी करूंगा, इनफैक्ट रिजल्ट स्टेट करूंगा कि अंडर विच कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन Euler-Lagrange equations does not change. These Euler-Lagrange equations have the exactly same structure. अब ये हमारा जो है f हमारा क्या होगा इस केस में, इस एग्जांपल में, our f is f which is a function of independent variable theta r and theta r and r prime. Of course r is some function of theta, and our f is equals this one, square root of r square plus r prime complete square under root. अब मुझे अगर मैंने Euler-Lagrange इक्वेशन जो है इसको अप्लाई करना है, then I have to calculate the partial derivatives of f with respect to r and r prime. With respect to r अगर मैं करूंगा तो आपको ये हमने कई बार किया हुआ है कि partial f over partial r
partial f over partial r equals square root है 1 over 2 square root of r square plus r prime square, ये आ जाएगा f, ये है। तो आगे जो स्क्वायर रूट में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, ये 2r होगा, 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, एंड वी आर हैविंग दिस एक्सप्रेशन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली d over d theta remains the same, and we have to take the partial derivative of this f with respect to r prime. r prime से exactly same जो है वो हमारा होगा partially derivative हम ले रहे हैं with respect to r prime. That will be exactly same. Difference is only that here we will have the r prime instead of r, and this is the partial derivative of f with respect to r prime. So this is the Euler-Lagrange equation. अब आपका r प्राइम जो है वो फंक्शन है थीटा का, r जो है वो भी फंक्शन है थीटा का. It will be quite complicated if we calculate like this. ठीक है, अगर Euler-Lagrange equation को if I want to take this d over d theta over this one, then I have to use u over v formula, and then in fact जो डिनोमिनेटर में मेरा फंक्शन है वो it involves r as well as r prime, and both are depending upon the independent variable theta. That will be the complicated one. So we want to change the coordinate system. We were in polar coordinate system. We want to see कि भाई देखते हैं इनको ट्रांसफॉर्म करके. अब there are two possibilities for the transformations. Whether you transform the complete functional which you are minimizing, जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे ऑफ कोर्स लिमिट्स भी ट्रांसफॉर्म होगी, एवरीथिंग विल बी ट्रांसफॉर्म. और वेदर यू ट्रांसफॉर्म, यू यूज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड कन्वर्ट योर Euler-Lagrange इक्वेशंस which are written in r and r prime, इनको आप ट्रांसफॉर्म कर लें, एंड देन you solve the Euler-Lagrange equation, and you will see the Euler-Lagrange equations are very become in some cases become simpler than the polar coordinates. There are two possibilities. We make change of variables in the original functional. Original functional जो था उसी में ही change of variable कर लें, and the second thing is we make change of variables in the Euler-Lagrange equations. Euler-Lagrange equations में change of variable करके corresponding Euler-Lagrange equation जो है वो हम कर लें. फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट जो है वो फॉलो करूंगा, लेकिन आपने सेकंड जो Euler-Lagrange इक्वेशंस पे भी चेंज ऑफ वेरिएबल लगा के डायरेक्टली यू विल गेट द Euler-Lagrange इक्वेशंस इन द ट्रांसफॉर्मिंग वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल के लिए मैं पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल इन दिस फंक्शनल आई एम गोइंग टू मेक फॉलोइंग चेंज ऑफ वेरिएबल. एवरीबॉडी नोज इट कि अगर आपके पास जो है एक पॉइंट है उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा दिए गए हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक फिक्स पॉइंट होता है रेफरेंस पॉइंट, उससे पास करने वाला एक्सिस होता है, और p ये अगर पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट r एंड थीटा है, तो इट मींस द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट टू द ओरिजिन दिस टू दैट पॉइंट इज r इन फैक्ट, एंड जो फिक्स्ड पॉइंट है ये वाला, इससे जो लाइन पास कर रही है उस लाइन से और ये जो r वाली लाइन हमने बनाई है इसका एंगल थीटा है. ठीक है, अब अगर आपने इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखने हो, p x और y लिखना हो और उनके दरमियान रिलेशनशिप देखना हो, तो आप ये यू कंप्लीट द राइट एंगल ट्रायंगल, एंड x आपको पता है कि x क्या होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है. x is this distance, this side of the triangle from the fixed point, y is this distance from the right angle triangle. We can have, if this is x, if this is y, we have x over r equals cos of theta, and from here we are having x equals r cos of theta, where theta is that angle. And similarly from that right angle triangle we have y over r equals sine of theta, and we have y equals r
साइन थीटा। सो ये ट्रांसफॉर्मेशंस मेरी आ रही हैं पोलर से जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे। अब मेरा फंक्शनल जो है ये इट इन्वॉल्व्स डी थीटा, तो मैं ये चेंज ऑफ वेरिएबल अगर करना चाह रहा हूं तो मैं डी एक्स और डी वाई जो है वो निकालूंगा। अब आर और थीटा दोनों जो है डी एक्स विल बी डी आर इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ये दो फंक्शन हैं, डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन द सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ द सेकेंड फंक्शन विच वॉज कॉस थीटा। अब कॉस थीटा जो है उसका डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन थीटा, दैट्स व्हाई यू आर हैविंग हियर माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो dx इसके इक्वल आ गया, dy सिमिलरली dr साइन थीटा प्लस r cos थीटा के इक्वल। कॉन्सिक्वेंटली अगर ये चेंज ऑफ वेरिएबल्स हम यहां पे करें तो हमारा कॉन्सिक्वेंटली वी हैव 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर, और y प्राइम यहां पे क्या है, y प्राइम आपका है dy ओवर dx। तो dy ओवर dx जो है यू कैन इजीली कैलकुलेट, इट बिकम्स दिस वन। ठीक है, इनफैक्ट कुछ छोटी सी कैलकुलेशंस हैं बट आई होप कि यू कैन डू इट। तो इसको इस तरह हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, dx की वैल्यू यहाँ पे डालें, dy ओवर dx जो है इसको आप जो है सिंपली डिवाइड कर दें, we will have ultimately we will reach here। यहां पे डी थीटा भी होगा और यहां पे भी डी थीटा होगा क्योंकि हम डिफरेंशियल ले रहे हैं। तो हमारा पूरे का पूरा फंक्शनल जो है which was in polar coordinates, it is in fact transformed into jr, transformed into f of y in Cartesian coordinates, where our functional f equals, in fact independent variable is x, y and y prime। ये शॉर्टेस्ट पाथ का फंक्शनल जो है इसको तो हमने सॉल्व किया हुआ है। और euler-lagrange इक्वेशंस क्या होंगी इस फंक्शनल के लिए, एज यूजुअल जो हमें पता है पार्शियल f ओवर पार्शियल x माइनस d ओवर d थीटा, नॉट थीटा, इनफैक्ट d ओवर d यहाँ पे y होता है हमारा, यहाँ पे x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम इक्वल्स नॉट। इस प्रॉब्लम को, शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को इनफैक्ट हमने सॉल्व भी किया हुआ है। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, ये लास्ट लेक्चर्स में हमने किया। euler-lagrange इक्वेशंस जो हैं इसकी ये बनती हैं, y डबल प्राइम इक्वल्स नॉट and its solution is y equals alpha x plus beta। ठीक है, ये हमने किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, that's why I am not going into detail। अब जो है ये हमें तो ओरिजिनली फंक्शनल दिया गया था j ऑफ r इक्वल्स थीटा नॉट थीटा 1 square root of r square plus r prime square d theta। Our original functional was in r and theta, polar coordinates में था। polar coordinates में था तो हमने फंक्शनल को ट्रांसफॉर्म किया j of y में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, एंड इट बिकम्स दिस वन, 1 प्लस वाई प्राइम स्क्वायर dx। अब अगर ये थीटा नॉट और थीटा 1 आपको पर्टिकुलर एंगल्स दिए गए होते तो आप x इक्वल्स r cos थीटा और y इक्वल्स r sin थीटा, इनको यूज करके आप x की लिमिट्स भी निकाल सकते थे। ठीक है, कि जब थीटा नॉट यहाँ पे पुट करें x की वैल्यू क्या है, थीटा 1 पुट करें x की वैल्यू क्या है, और वो x नॉट और x1 विल बी द लिमिट्स ऑफ द न्यू फंक्शनल। तो ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको नजर आ रहे हैं अल्फा एंड बीटा,
अल्फा एंड बीटा आपको पता है कि हम इससे कैलकुलेट करते होते हैं। y ऑफ x नॉट पे वैल्यू क्या है, y नॉट कोई रियल नंबर है, y ऑफ x1 पे वैल्यू क्या है, y ऑफ 1, y नॉट एंड y1 आर सम रियल नंबर्स। तो इससे हम कैलकुलेट करते होते हैं। अब मैंने सोल्यूशन मुझे चाहिए था आर थीटा में ही, बिकॉज आई हैव कंसिडर्ड माई एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शनल इन आर एंड थीटा। तो ये रिलेशनशिप जो है x इक्वल्स आर कॉस थीटा, y इक्वल्स आर साइन थीटा, इसको आप इस सोल्यूशन में पुट कर दें। आर साइन थीटा इक्वल्स अल्फा आर कॉस थीटा प्लस बीटा। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें फॉर आर, और ये आपका क्या बनेगा, आर साइन थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा इक्वल्स बीटा एंड आर इक्वल्स बीटा ओवर साइन थीटा minus alpha cos theta. So this is the one which is written here, which are the curves on which this functional can have extreme values, because these are the Euler-Lagrange equation solution. Now let's go to the previous slide. अगर आप एक छोटा सा होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं कि you have to do it. अगर आप इस Euler-Lagrange equations को try to solve these Euler-Lagrange equations. अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, d over d theta इसको u over v फॉर्मूले से एक्सपैंड करना पड़ेगा. You will have an ordinary, in fact non-linear ordinary differential equation in terms of r and theta. r प्राइम्स उसके होंगे. उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्यूशन आप डिटरमिन करेंगे. सोल्यूशन डिटरमिन करने के बाद आपके पास जो है ये सोल्यूशन आएगा. एंड यू विल फेस द डिफिकल्टी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि नॉन लीनियर इक्वेशंस जो हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये टफ हैं सॉल्व करने के लिए. लीनियर इक्वेशन इजी होती हैं, नॉन लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और टफ होती हैं. और नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने Euler-Lagrange इक्वेशंस को एक्सटेंड करना है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए. तो Euler-Lagrange इक्वेशंस हमारी जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी. तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस और ज्यादा टफर होती हैं सॉल्व करना लीनियर एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए तो कोई खास टेक्निक है ही नहीं सॉल्व करने के लिए. Let's solve the solution of the Brachistochrone problem. Brachistochrone problem in fact क्या था कि अगर कोई पार्टिकल, लेट मी रिकॉल यू, कि अगर कोई पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, एक बीड है वो मूव कर रहा है ऑन अ स्ट्रिंग अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, देयर इज नो फ्रिक्शन. तो शॉर्टेस्ट टाइम किन कर्व्स के अलोंग उस स्ट्रिंग की क्या शेप होनी चाहिए, इन अदर वर्ड्स क्या कर्व की शेप होनी चाहिए कि आपका जो है वो शॉर्टेस्ट टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पार्टिकल जो है, बीड जो है वो पहुंच जाए. ठीक है. और इसको हमने फॉर्मुलेट किया था. इसका फॉर्मूला ये बना था, फंक्शनल जो था इसका ये बना था. जी जो है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी फिक्स वैल्यू है हमें पता है. और ये पॉइंट ओरिजिन से पॉइंट बी तक हमने जाना था. तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट बी जो है वो स्मॉल बी है. दैट्स व्हाई इसकी लिमिट्स 0 to b हैं. सो वी हैव दिस functional we are looking for the minimum of that functional. 2g जो है ये कांस्टेंट है. I took 1 over square root of 2g outside the integral. यहाँ पे here we have b. So our functional is this one where f equals this one. अब ये f जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, x से इंडिपेंडेंट है. हमने डिफरेंट जो है वो इस पूरे फंक्शनल में हमारा f क्या है, यहाँ पे f equals square root of 1 plus y prime square divided by y.
इसमें x एक्सप्लिसिटली कहीं नजर नहीं आ रहा। हमने स्पेशल केसेस ऑफ यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस किए थे। अगर हमारा फंक्शनल में j में f जो है वो सिर्फ फंक्शन हो y और y प्राइम का dx, तो हमारी यूलर-लैग्रेंज इक्वेशन की ये फॉर्म होती है। ये हमने साबित किया हुआ है एक चेन रूल यूज करके लास्ट लेक्चर्स में। आई होप यू डू रिमेंबर दैट वन। तो दिस इज द यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस where f is this one which is independent of x। अब ये f है, इसके लिए मैं पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम जो है इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। y प्राइम हमें पता है ये क्या है, ये इवेल्युएट करके दैट विल बिकम दिस वन। इसका ये it's quite simple, you can do it, just differentiation। so यूलर-लैग्रेंज इक्वेशंस हमारी ये बन गई equals some constant which simplifies to, और अगर आप एलसीएम लें तो इसकी सिंप्लीफिकेशन जो है वो ये बन जाती है 1/c। और ये सिंप्लीफाइड आई थिंक मैंने किसी प्रॉब्लम में किया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट लास्ट लेक्चर्स में किया था। वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर y प्राइम। y प्राइम के लिए ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग फॉर द y ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यूलर-लैग्रेंज इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के लिए हमें y ऑफ x करना है। मैं क्या कुछ जो है ना नोशंस जो है वो मैं डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि 1/c आ रहा है, इसको स्क्वायर रूट ऑफ a मैं डिफाइन कर लेता हूं। एंड सॉल्विंग फॉर y प्राइम फ्रॉम दिस इक्वेशन, 1/c को मैंने स्क्वायर रूट ऑफ a रख लिया है, इस सारे को, वी गेट दिस वन। यानी कि हमारे पास देन आई एम इन फैक्ट, इसको अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ a रख लेता हूं और ये जो है मेरा y दूसरी तरफ चला जाएगा इस इक्वेशन से, आई विल हैव 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ y। आई हैव टू टेक द स्क्वायर मुझे लेना पड़ेगा, 1 प्लस y प्राइम स्क्वायर इक्वल्स a ओवर y आ जाएगा, y प्राइम स्क्वायर इक्वल्स a over y minus 1, so that I can take a minus y over y prime equals square root, मुझे once again लेना पड़ेगा a minus y over y। So ultimately I am reaching here। इसको अब ये dy over dx है, I will integrate both sides with respect to x। और ये y जो है फंक्शन है x का, इट्स नॉट अ कांस्टेंट। प्लीज इस तरह की मिस्टेक एग्जाम में ना कीजिएगा। ये y जो खाली मैंने लिखा हुआ है ये फंक्शन है x का, तो जब भी इंटीग्रेट हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x वी कैन नॉट ट्रीट इट एज अ कांस्टेंट। लेकिन ये बड़ी अच्छी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें एक तरफ सिर्फ y है और दूसरी तरफ x इनफैक्ट है ही नहीं। वी कैन सेपरेट द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट। वेरिएबल सेपरेट कर दिया हमने और उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन जो है ये एक प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने y को सब्स्टिट्यूट किया a साइन स्क्वायर थीटा। अब हाफ एंगल आइडेंटिटीज से मुझे पता है कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज जो है वो क्या होती हैं, साइन वो एक्चुअली इसी से ही आती हैं। साइन, दो चीजें आपको पता होना चाहिए, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ये। तो हाफ एंगल आइडेंटिटी ये इसकी एक्सपेंशन क्या है, लेट मी जस्ट रिकॉल यू, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। साइन अल्फा प्लस बीटा, इसकी एक्सपेंशन क्या है। फिर मे बी यू नीड कॉस अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि कॉस में ये जो है ये भी आपको पता हो। और एक और आइडेंटिटी जो है कि बड़ी अच्छी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। इन दो आइडेंटिटीज से आप हाफ एंगल आइडेंटिटी जो है ये प्रूव कर सकते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा इनफैक्ट इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ पे कौन सी यूज की है, साइन स्क्वायर थीटा इनफैक्ट इक्वल्स होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, इसके इक्वल होता है। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे मैंने यूज की है। लेटिंग y इक्वल्स दिस वन,
y इक्वल्स इसके बन जाएगा हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करने से। वी गेट x, यहाँ पे तो इसकी तो इंटीग्रेशन सिर्फ x होगी 2a, अगर y इक्वल्स a साइन स्क्वायर थीटा मैं पुट कर लेता हूं तो मेरा इंटीग्रल इसके इक्वल आ जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का। आप चेक कर सकते हैं यहां से कि अगर y मैं ये रखता हूं तो मेरा dy किसके इक्वल होगा, माई dy विल बी इक्वल्स a टू साइन थीटा का आगे कॉस थीटा, ये होगा। और अगर मैं यहां पे a साइन स्क्वायर थीटा y a साइन स्क्वायर थीटा कैंसल आउट कर लेता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो स्क्वायर रूट में है, एक कॉस थीटा बच जाएगा, कॉस से बच जाएगा, ऊपर साइन जो है ये सिर्फ लेट मी डू दिस वन, ये इनफैक्ट ये बाय दिस सब्स्टिट्यूशन a साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा, y की वैल्यू ये है और एवरीथिंग इज अंडर रूट स्क्वायर, a कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा। अब ये a से कैंसिल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट से साइन स्क्वायर वी विल हैव साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा फॉर जस्ट दिस वन। आगे dy भी है, dy मैंने ये कैलकुलेट किया हुआ है, dy की क्या वैल्यू है a साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस थीटा जो है इससे कैंसिल आउट हो गया, वी हैव a साइन स्क्वायर थीटा। सो 2 जो था वो पहले ही हमारा यहाँ पे 2 था तो इसलिए यहाँ पे 2a साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है। तो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स तो आपको आनी चाहिए ना, अब ये मैंने शो भी कर दिया, सारा आपको कैलकुलेट करके दिखा भी दिया। तो a 1 माइनस कॉस 2 थीटा, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, इसका a बाय 2 थीटा मैं लिख सकता हूँ, इट डजेंट मैटर, इनफैक्ट 1 थीटा का जो इंटीग्रेशन मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो थीटा ही आएगी, माइनस साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन जो होती है वो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 होता है और 2 मैं बाहर ले गया हूँ इसी वजह से यहाँ पे 2 आया, प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कंसिक्वेंटली पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या हो गई, x इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल, y इसके इक्वल आ गया, y हमने सब्स्टिट्यूट किया था, तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होंगी, x इक्वल्स b, a बाय 2 का नाम मैंने b रख दिया, b फाई माइनस साइन फाई, थीटा को रिप्लेस कर दिया, थीटा की कोई इतनी क्योंकि वो जस्ट डमी वेरिएबल ही है, प्लस के ये मेरा x है, y इक्वल्स b 1 माइनस कॉस फाई, ये मेरा जो है y कोऑर्डिनेट है। तो पैरामीट्रिक जो मेरा सोल्यूशन था उसका पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं उस फॉर्म में मुझे पता चल रही हैं, वेयर b इक्वल्स a बाय 2, ये बताया भी हुआ है कि b मैंने ये लिखा है, फाई इक्वल्स 2 थीटा ले लिया है। सो दिस इज द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ माय कर्व्स, जो कि सोल्यूशन है ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम के। ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम क्या था कि वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ऐसा कर्व निकालना हमने कि अगर कोई पार्टिकल अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा हो तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। अब हम विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी वी कैन सपोज दैट कि हमारा कर्व जो है वो पास कर रहा है ओरिजिन से, अगर ओरिजिन से पास करेगा तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इट शुड बी 0, इसको 0 होना पड़ेगा। जब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसको 0 होना पड़ेगा तो वी विल रीच एट दिस वन। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं कर्व की ये बन जाएंगी हमारी।
अगर हम ये सपोज करें कि हमारा जो है स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन है, तो कांस्टेंट के जो था पिछली स्लाइड पे वो 0 आ जाएगा अगर हमारा ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा होगा। ये पैरामीट्रिक कर्व्स कौन से y of x को डिस्क्राइब कर रही हैं? दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द cycloids. The curves represented by the parametric equations is a cycloid and is a path of a fixed point A on a. अब ये cycloid होता क्या है, इसको किस तरह प्लॉट करते हैं? cycloid जो है ये ऐसा कर्व है कि अगर आपके पास एक सर्कल दिया गया हो और इसको आपने ट्रेस करना हो, एक सर्कल के ऊपर आप एक फिक्स पॉइंट कर लें, जैसे यहाँ पे ये फिक्स पॉइंट ए जो है ये फिक्स पॉइंट किया गया। अब उस सर्कल को जो फिक्स पॉइंट कर लिया आपने, उस सर्कल को ऑन द सरफेस रोल करना शुरू कर दें। ये हमारा सरफेस है, फ्लोर लेट से, ठीक है। उस सर्कल को मूव करना शुरू कर दें। ऑफ कोर्स हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? ओरिजिन से करना है, यानी कि ये सर्कल जो था यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ था कि ए पॉइंट जो है वो यहाँ पे था, ओरिजिन पे था। ये सर्कल जो है ये ए पॉइंट था और इसको फिक्स किया हुआ हमने। अब उस सर्कल को रोल करना शुरू कर दें, यहाँ पे रोल करना शुरू कर दें सरफेस पे। जब आप उसको रोल करेंगे तो ये पॉइंट ए जो है यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मूव करना शुरू हो जाएगा। वो जो फिक्स पॉइंट है ऑन द सर्कल, उसको ट्रेस करते जाएं कि वो बाय रोलिंग दिस सर्कल वो किस कर्व के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स जो फिक्स पॉइंट हमने सर्कल के ऊपर किया हुआ है, उसका जो है जहां जहां पे वो सर्कल मूव करता जाता है, क्योंकि वो फिक्स पॉइंट किया हुआ है, उसकी भी पोजीशन चेंज होगी। उसकी पोजीशंस को सब आप ज्वाइन करते जाएं, जो कर्व फॉर्म करेगा उसको हम कहते हैं साइक्लॉइड, और उसकी ये शेप बनेगी। एक ये 2 पाई बी, और बी अगर रेडियस है आपके सर्कल का, तो ए जो है अगर पहले ओरिजिन पे था तो फ्लोर पे दोबारा ए कब पहुंचेगा? जब वो पूरे के पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, अगर इसका रेडियस बी है, ये लेंथ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है? ये लेंथ ऑफ द सर्कल यहां से लेके यहां तक। अब अगर ये पॉइंट ए मैंने फिक्स किया हुआ है, ये पॉइंट अगर ओरिजिन पे है, तो दोबारा फ्लोर पे ये पॉइंट कब आएगा? जब आफ्टर 2 पाई बी, जो कि सरकमफ्रेंस है सर्कल का ऑफ रेडियस बी, जब ये इसके साथ कर लेगा, इतनी लेंथ कवर कर लेगा, तो फिर ये पॉइंट ए जो है वंस अगेन एट द फ्लोर होगा। तो ये देखें कि ये कर्व इस तरह साइक्लॉइड, ये इनफैक्ट एट ईच पॉइंट दिस इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट ए ऑन द सर्कल। तो ये यहां से मूव करेगा, ए मूव करता है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के बाद फिर फ्लोर पे, फिर वो मूव कर जाएगा, क्योंकि सर्कल तो रोल होता जा रहा है। फिर वो मूव करेगा, चलता गया वंस अगेन, और एक सरकमफ्रेंस ऑफ दैट सर्कल जितना हमने रोल कर दिया सर्कल को, और वो यहाँ पे फिर आ गया, फिर फ्लोर पे आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट भी अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो भी इसी तरह, और वो 6 पाई बी, क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बी है, इसमें एक और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस बी वो ऐड कर दें, ए पॉइंट फिर इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, 4 बी। तो 6 पाई बी, एक इसमें 4 पाई बी में एक circumference of a circle having a radius b वो once again ऐड कर दें, a पॉइंट जो है वो फिर आपका फ्लोर पे आ जाएगा, so on and so forth. So the points on the floor at which the point A, which is fixed on a circle of radius b, comes again on the floor is
2 पाई बी, 4 पाई बी, 6 पाई बी, इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई बी, क्योंकि 2 पाई ऐड करते जाने। ये मैंने बताया हुआ। द वर्ड ब्रैकिस्टोक्रोन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स ब्रैकिस्टोस मीन्स शॉर्टेस्ट एंड क्रोनिस मीन्स टाइम, यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम। ये काफ़ी जो है ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम जो है ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, और ये काफ़ी पुराना प्रॉब्लम है। बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट जो है ये प्रॉब्लम था ग्रीक्स में, और दे हैव सॉल्व्ड इट समहाउ, इसको सॉल्व भी किया हुआ था। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस वन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल विद यू कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उनको ओवरकम करना है। लेट्स कंसीडर दिस प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल कंसीडर द फंक्शनल दिस वन। इस फंक्शनल को हम कंसीडर कर लेते हैं। अब ये द मोस्ट जेनेरिक फंक्शनल है। ये f जो है यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का भी एक्सप्लिसिटली नजर आ रहा है, y भी है और y प्राइम भी है। इसका मतलब है कि हमारे पास कोई स्पेशल जो है ना केसेस euler-lagrange इक्वेशंस के, वी कैन नॉट अप्लाई द स्पेशल केसेस ऑफ दिस वन। और x की लिमिट्स -1 और 1 है, वेयर आपको इंटरपोलेटिंग पॉइंट भी दिया गया हुआ है। क्या मतलब है कि जब अगर मैं ये यहाँ पे प्लॉट करना चाहूँ इसे कि पॉइंट्स कौन कौन से हैं, व्हेन x इक्वल्स -1 है, x इक्वल्स -1 यहाँ पे होता है, तो y0 ये पॉइंट है। यानी कि वी आर लुकिंग फॉर द कर्व्स विच पासेस थ्रू दिस पॉइंट a एंड मिनिमाइजेस दिस फंक्शनल, ये a पॉइंट है। व्हेन x इक्वल्स 1 तो y इक्वल्स 1 है। अगर x इक्वल्स 1 यहाँ पे होता है, ये 1, और y इक्वल्स 1 है, तो ये आपका पॉइंट b है। यू हैव दिस पॉइंट एज b पॉइंट विच इज 1 and 1। अब इन दो पॉइंट्स से आपने पास करने वाला कर्व ढूंढना है y of x। देयर आर infinite many cases such that this functional is minimum or maximum। द मिनिमम ऑफ jy इस फंक्शनल का मिनिमम जो है वो इसके इक्वल है, इक्वल 0 एंड इज अचीव्ड फॉर द फंक्शन दिस वन। ये फंक्शन जो है ये मिनिमम है इस फंक्शनल का। -1 और 1 के दरमियान 0, और 0 और x के दरमियान ये x स्क्वायर है, विच हैज नो सेकंड डेरिवेटिव फॉर x इक्वल्स नॉट। ये फंक्शन इटसेल्फ अगर मैं इस तरफ से मूव करूं तो 0 ही आंसर आ रहा है। आपने क्या करना है, चेक द कंटिन्यूटी, check the continuity of this function। भाई अगर ये है और डिसकंटिन्यूस सिर्फ एक ही पॉइंट पे हो सकता है, ये 0 पे। 0 से अगर लेफ्ट साइड से मैं मूव कर रहा हूं, यानी कि नेगेटिव पॉइंट से इस तरफ मैं मूव कर रहा हूं 0 की तरफ, टुवर्ड्स 0, तो मेरा फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। और अगर मैं 0 से राइट साइड से मूव करूं तब भी फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। इसका मतलब है ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है 0 पे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये बनेगा 0 एंड 2x। वंस अगेन अगर मैं लेफ्ट साइड से 0 पे अप्रोच करूं तो 0 ही आएगा, राइट साइड से अगर 0 को अप्रोच करूं, बिकॉज आई हैव x हेयर एंड आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड 0, तो 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है y डैश x ऑफ दैट फंक्शन ये भी कंटिन्यूअस ही है। लेकिन व्हाट अबाउट द सेकंड डेरिवेटिव जो कि ये होगा 0 एंड 2, दिस इज ऑफ कोर्स डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ग्राफ जो है 0 ये, और 0 से ऊपर पॉजिटिव नंबर्स के लिए बिल्कुल 2 है, x यहाँ पे है ही नहीं। अगर मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं तो 0 लिमिट आ रही है, अगर राइट साइड से अप्रोच करता हूं यहाँ पे कांस्टेंट है 2 लिमिट आ रही है, तो लिमिट्स आर नॉट इक्वल, तो y सेकंड डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूअस ही नहीं है। नेवरदलेस yx सेटिस्फाइज द एप्रोप्रिएट आइलर इक्वेशन। euler-lagrange इक्वेशंस जो है वो y of x जो है ये सेटिस्फाई करता है। इन फैक्ट सिंस इन दिस केस
एफ ऑफ एक्स वाई वाई प्राइम इक्वल्स दिस वन है, इट फॉलोज दैट ऑल द फंक्शन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि euler-lagrange इक्वेशन अगर मैंने लिखनी है फॉर दैट फंक्शनल, तो euler-lagrange इक्वेशन क्या होती है, एफ वाई माइनस डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ वाई प्राइम इक्वल्स नॉट, ये होती है euler-lagrange इक्वेशन। इसके लिए मुझे पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने पड़ेंगे इसके f के, और f मेरा क्या है, ये कंप्लीट है। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये है मेरा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये है, और d ओवर dx f ऑफ y। ये सब फंक्शन जो है वैनिशेस आइडेंटिकली फॉर -1 x लेस देन इक्वल टू 1। उसके लिए इस इंटरवल के लिए ये वैनिश हो जाते हैं। Thus, despite the fact that euler-lagrange equation is of second order and y double dash x does not exist, y double dash x जो है वो पहले ही मैंने आपको बता दिया, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि y double dash x की ये वैल्यू है, y double dash x equals 0 whenever -1 x इक्वल हो, अगर 0 और 1 के दरमियान हो तो तब y डबल डैश की वैल्यू 2 है, और ये डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स 0 पे। डज नॉट एग्जिस्ट एवरीवेयर इन -1 1। Substitution of y of x into euler-lagrange equations converts it into an identity। euler-lagrange equations तो सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन y डबल डैश एग्जिस्ट ही नहीं करता, और euler-lagrange इक्वेशन आपकी जब आप इस एफ वाई प्राइम जो कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई प्राइम है वो ये आएगा, और जब आप इसका डी ओवर डी एक्स लेंगे euler-lagrange इक्वेशन के लिए, ये euler-lagrange इक्वेशन लिखी हुई है, डी ओवर डी एक्स इस फंक्शन का लेंगे जो कि ये मैंने लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाई प्राइम है तो y डबल प्राइम आएगा ना, डबल डेरिवेटिव ऑफ y। लेकिन डबल डेरिवेटिव ऑफ y तो डोमेन में एक पॉइंट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो euler-lagrange इक्वेशंस जो है वो इट मेक्स नो सेंस। द कंडीशंस गारंटिंग दैट अ सॉल्यूशन ऑफ euler-lagrange इक्वेशन हैज सेकंड डेरिवेटिव, तो मैं अब वो कंडीशंस प्रपोज करने लगा हूं कि अंडर दीज कंडीशन सेकंड डेरिवेटिव जो है euler-lagrange इक्वेशंस के सॉल्यूशंस का वो जरूर एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल में हमने ये देख लिया है कि ऐसा सॉल्यूशन euler-lagrange इक्वेशन का हो सकता है जिसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो, एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, लेकिन euler-lagrange इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव जो है वो इसकी वजह से जरूर आएगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शनल जो है वो एग्जिस्ट करे, तो हम जो है हम वो कंडीशंस इंपोज कर देंगे ऑन द फंक्शनल और euler-lagrange इक्वेशंस के अंदर दिस कंडीशन हमारा जो है वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है सॉल्यूशन ऑफ euler-lagrange इक्वेशंस का वो जरूर एग्जिस्ट करेगा। सपोज y ऑफ x हैज अ कंटिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेटिस्फाइज द euler-lagrange इक्वेशन। जैसे पिछली एग्जांपल की केस में y ऑफ x जो था वो आपका क्या था, 0 था, whenever -1 लेस देन इक्वल x लेस देन 0 था, x 0 से बड़ा और लेस देन इक्वल 1 था तो x स्क्वायर था। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने पिछली स्लाइड पे कैलकुलेट भी किया था, और ये euler-lagrange इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है। देन इफ द फंक्शन, ये जो f था, f जो हमारा फंक्शनल j ऑफ y में इंटीग्रल x0 टू x1 f ऑफ x y y प्राइम dx, ये f जो है हमारा, if the function f x y y prime has continuous first
एंड सेकंड डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स ऑल आर्गुमेंट्स, यानी कि एफ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स भी कंटिन्यूस हो, पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर ये भी कंटिन्यूस हो, क्योंकि इसके आर्गुमेंट क्या है, एक्स है, फिर इसका आर्गुमेंट y भी है, तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y भी कंटिन्यूस हो, पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल स्क्वायर y स्क्वायर ये भी सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ये भी कंटिन्यूस हो, ये भी कंटिन्यूस हो, ये भी कंटिन्यूस हो, ये भी कंटिन्यूस हो। थर्ड आर्गुमेंट क्या है, y प्राइम, इट मींस पार्शियल एफ ओवर फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव्स y प्राइम ये भी कंटिन्यूस हो f का, और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y डबल प्राइम जो है ये भी कंटिन्यूस हो। व्हेन ऑल दीज फंक्शंस आर कंटिन्यूस, f कंटिन्यूस हो और ये उसके पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हो, then y of x has a continuous second derivative at all points x y where f y prime is not equal to 0। तो y of x जो है इसका सेकंड डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो रहा था, जैसे इस एग्जांपल के लिए सेकंड डेरिवेटिव जो था y डबल डैश 0 और 2 बनता था, ठीक है, फॉर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0, 0 से x अगर बढ़ा और 1 के इक्वल हो इस इंटरवल में 2, ये डिसकंटिन्यूस बन रहा था एट x इक्वल्स नॉट। अब आप क्या करें, छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। होमवर्क ये है कि आपने ये जो पिछली स्लाइड पे मैंने एग्जांपल ली है, इस एग्जांपल को वेरीफाई करें। किस तरह वेरीफाई करना है कि ये जो रिजल्ट मैंने स्टेट किया है फॉर दिस फंक्शनल, ये एफ ऑफ एक्स वाई प्राइम है, आप देखें कि यार ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स फॉर दिस वन, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव एक्स कैलकुलेट करें कि वो कंटिन्यूस हैं या नहीं है। अगर कंटिन्यूस नहीं है, इसी तरह वाई के भी पार्शियल डेरिवेटिव लें, क्योंकि थ्योरम हमारा ये कह रहा है कि अगर इफ जो एफ है, दिस एफ has continuous first and second derivatives with respect to all its argument, तो इस एग्जांपल के लिए आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल स्क्वायर y स्क्वायर ये भी कैलकुलेट करना, और इन सबको चेक करना पड़ेगा कि वो डोमेन में कंटिन्यूस है या नहीं है, x की डोमेन में जो कि -1 है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। फिर आपको पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y प्राइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y प्राइम स्क्वायर सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव, ये सब अगर कंटिन्यूस हैं, जो कि ऑफ कोर्स इस एग्जांपल के लिए नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर हमें गारंटी मिलती है कि y ऑफ x जो कि सोल्यूशन है euler-lagrange इक्वेशंस का, और पिछली एग्जांपल में ये जो फंक्शन लिखा हुआ था ये सोल्यूशन था euler-lagrange इक्वेशन का, इसका भी सेकंड डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो ये तो बड़ा अच्छा रिजल्ट था, एग्जांपल थी, इंटरेस्टिंग एग्जांपल थी जो कि हमने डिस्कस की है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट जो है जो ऑब्जेक्टिव था हमारे इस कोर्स का, कि आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से, यू हैव वन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपका फंक्शनल यहाँ पे है, जे ऑफ वाई जो है यहाँ पे है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले जाते हैं। एग्जांपल भी हमने की थी आर थीटा में, लेट्स से यू एंड वी कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरली, और इनको जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। दिस कुड बी, इसको प्रॉपर एक वे है डिफाइन करने का, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कौन सी कंडीशंस हैं कि euler-lagrange इक्वेशंस रिमेन्स द सेम, यानी कि euler-lagrange इक्वेशंस इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में फंक्शनल को हम ट्रांसफॉर्म कर लें, पार्शियल
एफ अगर आपका जो है वी फंक्शन है यू कोऑर्डिनेट का, जैसे यहां पे y आपका फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट x वेरिएबल का, तो कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में अगर v आपका u पे डिपेंड कर रहा है देन पार्शियल ओवर पार्शियल एफ u, इनवेरियंस का ये मतलब है माइनस इंडिपेंडेंट v यहां पे आएगा y की जगह जो है d ओवर डी यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी प्राइम, वेयर वी प्राइम क्या है डी वी ओवर डी यू है, ठीक है। और आपका एफ ये यहां पे तो फंक्शनल एफ जो था ये y ऑफ x का और x नॉट x1 और f इज अ फंक्शन ऑफ x y प्राइम ये था। यहां पे आपका फंक्शनल जो था वो क्या होगा j ऑफ v इंटीग्रल की लिमिट, और f आपका जो है लेट से f प्राइम है क्योंकि एग्जैक्टली सेम f जरूरी नहीं है वो फंक्शन होगा u का v का और v प्राइम का, ठीक है, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी यू होगी। तो इनवेरियंस का ये मतलब है कि euler-lagrange इक्वेशन जो है वो एग्जैक्टली इसी तरह की ही रहती हैं, कोई नई टर्म नहीं आती उनमें, कोई नई बात नहीं है उनमें। तो इसको हम स्टेट करने जा रहे हैं। सपोज दैट इंस्टेड ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेन कोऑर्डिनेट्स x एंड y we introduce curvilinear coordinates u and v where x equals this one, x equals and y equals this one। अब जैसे हमने एग्जाम्पल आज के लेक्चर में की थी कि x इक्वल्स r cos थीटा ये रिलेशन था, y इक्वल्स r sin थीटा ये रिलेशन था। अब x किस पे डिपेंड कर रहा है, इसको हमने यहां पे लिखा हुआ है x इक्वल्स u v पे डिपेंड कर रहा है। अब u आपका क्या है, u आपका थीटा है, v आपका यहां पे क्या है r जो आज हमने एग्जांपल किया। सिमिलरली y जो है वो भी u और v, और u थीटा है और v जो है वो r है। सच दैट द डिटर्मिनेंट ऑफ द जैकोबियन, अब जैकोबियन मैट्रिक्स क्या होता है, जब भी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म होती है आपका जैकोबियन मैट्रिक्स ये होता है जो कि मैं डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं उसका कि x इज अ फंक्शन ऑफ u एंड v, तो x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा था y, y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, y का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, ये जैकोबियन मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये जैकोबियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है ये नॉन जीरो होना चाहिए ओवर द डोमेन, एक्स वाई की जो डोमेन है उस पे ओवर द डोमेन जो है ये नॉन जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जो आज की हमने एग्जांपल की है उसमें x इक्वल्स आर कॉस थीटा था, y इक्वल्स आर साइन थीटा था, हमने u इक्वल्स थीटा लिया हुआ है, तो एक्स यू जैकोबियन क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द जैकोबियन x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा आप डिफरेंशिएट करें माइनस दैट विल बी माइनस आर साइन थीटा, x को विद रिस्पेक्ट टू r आप करें दैट विल बी कॉस थीटा। अब आपका यहाँ पे क्या आएगा, y को विद रिस्पेक्ट टू u यानी कि थीटा आप करें दैट विल बी r कॉस थीटा। अब y को विद रिस्पेक्ट टू v आप करें, v आपका r है दैट विल बी साइन थीटा, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें, आज की एग्जांपल जो चेंज ऑफ वेरिएबल वाली हमने की थी, इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं ओपन करूं तो आई विल गेट माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आर कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मेरा बन जाता है माइनस आर को मैं कॉमन लूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस आर के इक्वल, बिकॉज वी नो दैट दिस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये 1 होता है,
ये जब 1 है हमारा तो हमारा डिटर्मिनेंट ये R आ गया, ये नॉट इक्वल टू 0 है अनलेस के आवर पॉइंट इज द ओरिजिन, और ऑफ कोर्स ओरिजिन पॉइंट नहीं है। तो हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट एग्जांपल आपको याद है, जो फर्स्ट एग्जांपल हमने की थी फंक्शनल जो था वो j ऑफ r की शेप में था। तो मैंने euler-lagrange इक्वेशंस क्या लिखी थी, मैंने euler-lagrange इक्वेशन लिखी थी पार्शियल f ओवर पार्शियल थीटा, सॉरी r, और ये आप फर्स्ट स्लाइड पे चेक भी कर सकते हैं आज के लेक्चर में, माइनस d ओवर d थीटा पार्शियल f ओवर पार्शियल r प्राइम इक्वल्स नॉट, इन euler-lagrange इक्वेशन से मैंने की थी। तो मैं इनफैक्ट उस एग्जांपल में यूज कर रहा था कि ये जो है ये euler-lagrange इक्वेशंस जो है इनवेरिएंट रहती हैं अंडर द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब ये euler-lagrange इक्वेशंस मैं यूज कर रहा था, तो अब जैकोबियन जो रिजल्ट हम स्टेट कर रहे हैं वो यही कह रहा है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आप euler-lagrange या फंक्शनल को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो अगर जैकोबियन उस ट्रांसफॉर्मेशन का जैकोबियन नॉन जीरो होता है, जो कि नॉन जीरो है, तो आपकी euler-lagrange इक्वेशंस रिमेन्स द सेम, इनवेरिएंट रहता है। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए को रिप्लेस कर दें इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, और डिपेंडेंट वेरिएबल से रिप्लेस कर दें डिपेंडेंट वेरिएबल, तो euler-lagrange इक्वेशंस रिमेन्स द सेम। तो ये स्लाइड जो है यही रिप्रेजेंट कर रही है। देन द कर्व गिवन बाय द इक्वेशन y equals yx in the xy plane correspond to the curve given by some equation v equals vu। ठीक है, कर्व्स जो हैं वो किस तरह चेंज होंगे इन द uv प्लेन, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। देन euler-lagrange इक्वेशंस फॉर द न्यू फंक्शनल आर दिस वन। देखें, अगर v इक्वल्स vu है, इसका मतलब है कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में u जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और v डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो euler-lagrange इक्वेशंस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होती हैं, पार्शियल f ओवर पार्शियल y द डिपेंडेंट वेरिएबल माइनस d ओवर dx द इंडिपेंडेंट वेरिएबल पार्शियल f ओवर पार्शियल y प्राइम द डिपेंडेंट वेरिएबल f का पार्शियल डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव के विद रिस्पेक्ट इक्वल्स नॉट। तो जब आपका कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का जैकोबियन नॉन जीरो हो, तो आप इस इक्वेशन से euler-lagrange इक्वेशन से सिंपली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहां पे y, उसको रिप्लेस कर दें डिपेंडेंट वेरिएबल से v से। डिपेंडेंट वेरिएबल y प्राइम विल बी रिप्लेस्ड बाय वी वाई प्राइम, ये यहाँ पे मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे वी प्राइम होना चाहिए, ठीक है, नॉट द वाई प्राइम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको रिप्लेस कर दें इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो euler-lagrange इक्वेशंस रिमेन्स द सेम, कोई इसमें चेंज नहीं आता। वी आर एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस सम एप्लीकेशंस इन एनालिटिकल डायनामिक्स। ये euler-lagrange इक्वेशंस जो हैं, इनफैक्ट द Lagrange वर्ड, कुछ बुक्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ बुक्स जो हैं वो इन इक्वेशंस को सिर्फ Euler's इक्वेशंस कहती हैं अगर हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस पढ़ रहे हों। कुछ बुक्स जो है मैकेनिक्स वाली, एनालिटिकल डायनामिक्स वाली या मैकेनिक्स वाली बुक्स जो हैं, इन इक्वेशंस को Lagrange इक्वेशंस कहते हैं, क्योंकि और बाज बुक्स जो है euler-lagrange दोनों मिला के इन इक्वेशंस को कहा, क्योंकि Lagrange की भी ये कंट्रीब्यूशन है कि उसने एनालिटिकल मैकेनिक्स जब वो डिस्कस कर रहा था, ही हैज़ प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ इक्वेशंस जो कि एनालिटिकल डायनामिक्स प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको देती थी। नेक्स्ट लेक्चर्स में, 2 या 3 लेक्चर्स में, हमने ये जो euler-lagrange इक्वेशंस जो हैं इनका एप्लीकेशंस पढ़नी है टू द एनालिटिकल डायनामिक्स के कुछ प्रॉब्लम्स हम कंसिडर करेंगे और हम देखेंगे कि सॉल्यूशंस ऑफ दोज प्रॉब्लम्स इन फैक्ट डिमांड्स द मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन ऑफ सर्टेन फंक्शनल
और वो फंक्शनल क्या है ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एनालिटिकल डायनामिक्स जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैकेनिक्स जो आपने पढ़ी हुई है उसकी एक्सटेंशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर डियर वंस। अल्लाह हाफ़िज़।